आज है 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक्स को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। अमेरिकी बाजार में गुरुवार को एक बार फिर दबाव देखने को मिला और टेक सेक्टर ने पूरे मार्केट को नीचे खींच लिया। नैस्डैक करीब 1.5% टूटा, S&P 500 लगभग 0.8% गिरा, जबकि डाउ जोन्स लगभग फ्लैट लाइन के आसपास रहा, यानी कमजोरी मुख्य रूप से टेक शेयरों में थी। इस गिरावट की बड़ी वजह रही एनवीडिया, जिसके शेयर अच्छे नतीजों के बावजूद करीब 5% टूट गए। कंपनी ने चौथी तिमाही में कमाई और रेवेन्यू दोनों में बीट किया, लेकिन बाजार को इससे ज्यादा उम्मीद थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टॉक में पहले से ही बहुत ऊंची उम्मीदें कीमत में शामिल थी, इसलिए हल्की भी निराशा भारी पड़ गई। निवेशकों की चिंता खास तौर पर एनवीडिया और ओपनएआई के बीच संभावित डील को लेकर भी है। बाजार फिलहाल प्रूव इट मोड में है, यानी सिर्फ अच्छे नतीजे नहीं बल्कि मजबूत भविष्य का भरोसा भी चाहिए, वरना मुनाफा वसूली तुरंत शुरू हो जाती है। सिर्फ एनवीडिया ही नहीं बल्कि ब्रॉडकॉम, लैम रिसर्च, वेस्टर्न डिजिटल और अप्लाइड मटेरियल्स जैसे कई बड़े चिप स्टॉक्स भी 5% से ज्यादा टूटे। इससे साफ है कि सेमीकंडक्टर स्पेस में व्यापक दबाव है, जो आगे चलकर भारतीय आईटी और टेक शेयरों पर भी असर डाल सकता है। दूसरी ओर सेल्सफोर्स के नतीजे अच्छे रहे और शेयर करीब 3% चढ़ा। कंपनी ने तिमाही में कमाई और रेवेन्यू दोनों में बीट किया, लेकिन वित्त वर्ष 2027 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस कमजोर दिया, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेकर सवाल बने हुए हैं। हालांकि सॉफ्टवेयर ETF IGV करीब 1% चढ़ा, लेकिन ये अभी भी अपने हालिया हाई से करीब 30% नीचे है, यानी सेक्टर अब भी बियर मार्केट जोन में है। AI के तेजी से बढ़ते प्रभाव की वजह से पारंपरिक सॉफ्टवेयर कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर दबाव की चिंता बनी हुई है। सेक्टर रोटेशन भी साफ दिखा। फाइनेंशियल, एनर्जी और रियल एस्टेट शेयरों में खरीदारी हुई। JP मॉर्गन चेज, एक्सॉन मोबिल और CBRE ग्रुप जैसे शेयरों में मजबूती रही, जिससे ये संकेत मिलता है कि पैसा टेक से निकलकर वैल्यू और पारंपरिक सेक्टरों में जा रहा है। बॉन्ड मार्केट में US 10 ईयर यील्ड करीब 4.01% पर रही, जबकि विक्स लगभग 4% उछलकर 18.61 पर पहुंच गया। इसका मतलब है कि बाजार में अस्थिरता और डर दोनों थोड़ा बढ़े हैं। कमोडिटी की बात करें तो सोना हल्की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है और क्रूड ऑयल लगभग $65 के आसपास स्थिर है, यानी फिलहाल इक्विटी में जो दबाव है वो ग्लोबल संकट की वजह से नहीं बल्कि सेक्टर विशिष्ट और वैल्यूएशन आधारित चिंता से जुड़ा दिख रहा है। कल को बाजार ने एक बार फिर ऊपर के स्तरों से फिसलकर संकेत दे दिया कि फिलहाल मजबूती नहीं बल्कि दबाव हावी है। निफ्टी 25,570 तक गया, लेकिन टिक नहीं पाया और आखिर में 25,500 के नीचे बंद हुआ, जिससे साफ है कि ऊपरी स्तरों पर बिकवाली लगातार आ रही है। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगभग 3,466 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 5,031 करोड़ रुपए की खरीदारी की। यानी विदेशी पैसा अभी निकल रहा है, लेकिन घरेलू निवेशक बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तकनीकी नजरिए से HDFC सिक्योरिटीज के नागराज शेट्टी का कहना है कि निफ्टी के लिए 25,350 से 25,400 का दायरा अहम सपोर्ट है, यानी अगर यहां तक गिरावट आती है तो खरीदार सक्रिय हो सकते हैं, जबकि 25,600 के आसपास मजबूत रुकावट देखने को मिल सकती है। LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे के मुताबिक बाजार का सेंटिमेंट अभी कमजोर है और निफ्टी 25,300 तक भी फिसल सकता है। ऊपर की तरफ 25,550 से 25,600 का जोन एक दीवार की तरह काम कर सकता है, जहां से फिर से दबाव आ सकता है। HDFC सिक्योरिटीज के नंदीश शाह का मानना है कि फिलहाल बाजार में साफ दिशा की कमी है। 25,650 से 25,700 का स्तर ऊपर की सीमा की तरह काम कर सकता है, जबकि नीचे 25,250 से 25,350 का दायरा अहम सपोर्ट है। जब तक ये रेंज नहीं टूटती तब तक तेज ट्रेंड की उम्मीद कम है। बैंक निफ्टी अपेक्षाकृत ज्यादा स्थिर दिख रहा है। पिछले कुछ सत्रों से 60,800 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है। अगर ये टूटता है तो 60,500 अगला सपोर्ट हो सकता है। ऊपर की तरफ 61,300 के आसपास रेजिस्टेंस और उसके बाद 61,500 अगला रेजिस्टेंस रहेगा। हालांकि पूरी तस्वीर इतनी नेगेटिव भी नहीं है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो यानी बढ़ने और गिरने वाले शेयरों का अनुपात बता रहा है कि पूरे बाजार में कमजोरी नहीं है। मुख्य दबाव IT सेक्टर में गिरावट से है, जिसने बड़े इंडेक्स को नीचे खींचा हुआ है। कुल मिलाकर शुक्रवार के लिए बाजार एक दायरे में फंसा दिख रहा है। अगर 25,250 से 25,300 का सपोर्ट टूटता है तो गिरावट गहरी हो सकती है, लेकिन अगर 25,600 के ऊपर मजबूती से टिकता है तो शॉर्ट कवरिंग के चलते तेज उछाल भी देखने को मिल सकता है। आज की चाल पूरी तरह इन अहम स्तरों पर निर्भर रहेगी।
आज एक और बड़ा ट्रिगर है भारत का जीडीपी डेटा, जो बाजार बंद होने के बाद शाम 4 बजे आएगा। पिछली बार ग्रोथ 8.2% रही थी, जो आरबीआई के अनुमान से बेहतर थी। इस बार आरबीआई का अनुमान 7.2% है, तो देखना होगा असली आंकड़ा इससे ऊपर आता है या नीचे। जनवरी 2026 में इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट लगभग 10% से ज्यादा बढ़ा है और वित्त वर्ष 26 के अप्रैल से जनवरी के दौरान $100 बिलियन का स्तर पार कर चुका है। ये संकेत देता है कि मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात सेक्टर में मजबूती बनी हुई है। EY इकोनॉमी वॉच की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 27 में भारत की ग्रोथ 6.8 से 7.2% के बीच रह सकती है। हालांकि मौजूदा ग्लोबल अनिश्चित माहौल को देखते हुए अनुमान बदल भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल भारत की ग्रोथ कहानी स्थिर दिख रही है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन ने बताया कि वित्त वर्ष 25 में भारत का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इनफ्लो जीडीपी के 18.5% पर स्थिर रहा। इसका मतलब है कि निवेश का फ्लो मजबूत बना हुआ है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सकारात्मक संकेत है। कमोडिटी मार्केट में भी भारी हलचल है। गोल्ड और सिल्वर में उतार चढ़ाव है, जबकि कच्चा तेल लगभग 1.5% ऊपर है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने पर तेल में तेज उछाल आ सकता है, जिसका सीधा असर भारत जैसे आयातक देश पर पड़ेगा। इस समय ग्लोबल उतार चढ़ाव है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में चल रही अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर बातचीत। ये कोई सामान्य ट्रेड मीटिंग नहीं है, बल्कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर गंभीर चर्चा है। अगर समझौता नहीं होता तो अमेरिका की तरफ से सख्त कदम, यहाँ तक कि सैन्य कार्रवाई की आशंका भी जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने इजरायल के आसपास अपने एडवांस फाइटर जेट और सैन्य संसाधन तैनात कर दिए हैं। इससे साफ है कि मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। बाजार इसलिए घबराया हुआ है क्योंकि किसी भी नकारात्मक नतीजे से तेल, सोना, डॉलर और इक्विटी बाजारों में तेज हलचल आ सकती है। इसी बीच खबर है कि अमेरिका कुछ देशों पर टैरिफ को 15% या इससे ज्यादा तक बढ़ा सकता है। हालांकि जिन देशों के साथ पहले से ट्रेड डील फाइनल है, जैसे भारत और चीन, उनके लिए फिलहाल अतिरिक्त बढ़ोतरी की बात नहीं कही गई है। फिर भी नीति में लगातार बदलाव से अनिश्चितता बनी हुई है। यूरोप में भी तनाव कम नहीं है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच विवाद के बाद डेनमार्क ने समय से पहले चुनाव कराने का फैसला लिया है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और ताज़ा हमलों की खबरें आई हैं। कुल मिलाकर ग्लोबल स्तर पर माहौल बेहद संवेदनशील है। भारत के लिए एक सकारात्मक खबर ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रिश्तों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक अपग्रेड किया है। डिफेंस, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और ट्रेड जैसे अहम सेक्टर में समझौते हुए हैं, जिससे डिफेंस सेक्टर के शेयरों पर नजर रखनी चाहिए। एक और बड़ी पहल ये रही कि भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI अब इजरायल में भी ऑपरेट करेगा। इसका मतलब है कि भारतीय पर्यटक वहां सीधे UPI के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। ये भारत की फिनटेक ताकत और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वैश्विक स्वीकार्यता को दर्शाता है। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन पर कल बाजार बंद होने के बाद बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थी, जिनका असर आज शेयर बाजार में इनके स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। टाटा स्टील ने अपनी विदेशी सब्सिडियरी टी स्टील होल्डिंग्स में करीब 2402 करोड़ रुपए का निवेश किया है और इसके बदले लगभग 262 करोड़ शेयर हासिल किए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी अपने ग्लोबल ऑपरेशंस को और मजबूत करना चाहती है। शेयर BSE पर 215.50 रुपए पर बंद हुआ, हल्की 0.40% की बढ़त के साथ। GMDC और NTPC ने कोयला और लिग्नाइट गैसिफिकेशन की संभावनाएं तलाशने के लिए MOU साइन किया है। गैसिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस कोयले को गैस में बदला जाता है ताकि उसे क्लीन फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सके। GMDC का शेयर 576 रुपए पर 2% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ, जबकि NTPC हल्की गिरावट के साथ 381.85 रुपए पर बंद हुआ। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने एल्यूचेम कंपनीज इंक के अधिग्रहण के लिए अमेरिकी एजेंसी CFIUS के पास जरूरी फाइलिंग की थी, लेकिन अमेरिका में सरकारी आंशिक शटडाउन के कारण समीक्षा प्रक्रिया की समय सीमा फिलहाल रोक दी गई है। इसका सीधा मतलब ये है कि डील की मंजूरी में देरी हो सकती है और अभी अधिग्रहण की प्रक्रिया अस्थायी रूप से ठप है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड की बैठक 6 मार्च को होने वाली है, जिसमें मौजूदा वित्त वर्ष के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। अगर डिविडेंड घोषित होता है तो ये शेयर धारकों के लिए सीधा फायदा होगा और शॉर्ट टर्म में शेयर पर पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने अपनी सब्सिडियरी जियो क्रेडिट लिमिटेड से करीब 3.35 करोड़ शेयर लगभग 1999.88 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। ये रकम जियो क्रेडिट लिमिटेड अपने बिजनेस ऑपरेशंस में इस्तेमाल करेगी, यानी कंपनी अपने लेंडिंग और फाइनेंस कारोबार को और विस्तार देना चाहती है।
इंजीनियर्स इंडिया ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1.50 रुपए प्रति शेयर का दूसरा अंतरिम लाभांश घोषित किया है, जिसका फेस वैल्यू 5 रुपए प्रति शेयर है। रिकॉर्ड डेट 6 मार्च 2026 तय की गई है और भुगतान 20 मार्च 2026 से शुरू होकर 30 दिनों के भीतर पूरा कर दिया जाएगा। यानी जिन निवेशकों के पास रिकॉर्ड डेट तक शेयर होंगे उन्हें डिविडेंड का फायदा मिलेगा। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने प्राइमस सीनियर लिविंग के साथ मिलकर बेंगलुरु और दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों में 3 सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की घोषणा की है। इन प्रोजेक्ट्स की अनुमानित ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू करीब 750 करोड़ रुपए होगी, जिससे कंपनी रियल एस्टेट के एक नए और तेजी से बढ़ते सेगमेंट में कदम मजबूत कर रही है। वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा लिमिटेड को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड से प्रस्तावित विलय योजना के लिए नो ऑब्जेक्शन और नो एडवर्स ऑब्जर्वेशन लेटर मिल गया है। ये मर्जर स्टेरिस साइंस स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड, ब्रुक्स स्टेरिस साइंस लिमिटेड, स्टेरिस साइंस पीटीई लिमिटेड और स्ट्राइड्स फार्मा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे ग्रुप स्ट्रक्चर और मजबूत हो सकता है। एमएसटीसी लिमिटेड जीईएम पोर्टल पर कोल इंडिया लिमिटेड के टेंडर में सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी है। ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए होगा, जिससे कंपनी को आने वाले समय में स्थिर रेवेन्यू मिलने की संभावना बनती है। कोफोर्ज लिमिटेड ने वीएचसी हेल्थ के साथ रणनीतिक साझेदारी की है, जिसका मकसद हेल्थ केयर सेक्टर में प्रोवाइडर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है। यानी टेक्नोलॉजी के जरिए अस्पताल और हेल्थ सिस्टम की सेवाओं को ज्यादा आसान और प्रभावी बनाया जाएगा। ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यूनिट ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने एसटीसी ऑटो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी कर नेपाल में एंट्री की है। वहां कंपनी अपना प्रमुख इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर एम्पियर नेक्सस लॉन्च कर रही है, जिससे कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। विशाल मेगा मार्ट में एक बड़ा ब्लॉक डील देखने को मिल सकता है, जहां समायत सर्विसेज करीब 6.5% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। इस डील का साइज लगभग 3,508 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और फ्लोर प्राइस 115 रुपए रखा गया है, जो मौजूदा बाजार भाव से करीब 9.8% कम है। शेयर 127.50 रुपए पर 3.79% की तेजी के साथ बंद हुआ। नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया ने वर्टिव के साथ साझेदारी की है, ताकि एआई सर्वर के लिए बेहतर कूलिंग सिस्टम तैयार किए जा सके। लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी डेटा सेंटर की गर्मी को ज्यादा प्रभावी तरीके से कंट्रोल करती है, जिससे बिजली की खपत घटती है और बड़े एआई प्रोजेक्ट्स को चलाना आसान हो जाता है। आईटीसी के चेयरमैन संजीव पुरी ने संकेत दिया है कि कंपनी अगले कुछ सालों में करीब 20,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स करेगी। कैपेक्स यानी बिजनेस बढ़ाने के लिए किया जाने वाला पूंजी निवेश, जो एफएमसीजी, टेक्नोलॉजी और होटल बिजनेस पर फोकस रहेगा, जिससे कंपनी तंबाकू से आगे अपने रेवेन्यू सोर्स को और विविध बनाना चाहती है। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को केपीआई ग्रीन एनर्जी से करीब 93.08 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। मजबूत तिमाही नतीजों के बाद ये नया ऑर्डर कंपनी की ऑर्डर बुक और भविष्य की कमाई की विजिबिलिटी को और बेहतर बना सकता है। इंडियन ओवरसीज बैंक को पहली बार फिच रेटिंग से इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग मिली है। बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए BBB-, स्टेबल, शॉर्ट टर्म के लिए F3 और वायबिलिटी रेटिंग BB दी गई है, जिसका मतलब है कि बैंक की वित्तीय स्थिति अमेरिकी बाजार में टेक शेयरों में तेज गिरावट आई है। खासकर एनवीडिया के टूटने से माहौल थोड़ा कमजोर हुआ है। इसका असर आज भारतीय आईटी शेयरों पर दिख सकता है। निफ्टी के लिए 25,250 से 25,300 मजबूत सपोर्ट है और 25,600 के ऊपर टिके बिना बड़ी तेजी मुश्किल है, इसलिए बाजार फिलहाल एक दायरे में रह सकता है। भारत का जीडीपी डेटा, मजबूत निर्यात आंकड़े और कई कंपनियों की सकारात्मक खबरें बाजार को सहारा दे सकती हैं, लेकिन विदेशी निवेशकों की बिकवाली और ग्लोबल तनाव अभी भी जोखिम बनाए हुए हैं। इसलिए आज सोच समझकर स्टॉप लॉस के साथ और हल्के पोजीशन में ट्रेड करना बेहतर रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।